हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है? हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे भाई। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है, जो अपना चल रहा था। ठीक, हम साम्य अवस्था चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। हम लेक्चर नंबर 5 पे चलने से पहले अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ के आए थे? सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास जिसे अपन बोलते थे, ठीक है। वो क्या होता था? क्रियाकारक जो पदार्थ होते थे उनकी जो ग्राम अणु या मोल में जो संख्या होती थी उनका इकाई आयतन में होना ही सक्रिय द्रव्यमान कहलाता था। उसकी इकाई अपन ने पढ़ी थी भाई, मोल अपॉन लीटर, ठीक है सर। मोल अपॉन लीटर किसकी? सक्रिय द्रव्यमान की इकाई होती थी। और इसको आप एक तरीके से और बताया था, जो बड़ा कोष्टक होता था वही आपका सक्रिय द्रव्यमान, जिसे गुरु कोष्टक, बड़ा कोष्टक या वर्गाकार कोष्टक से प्रदर्शित किया जाता था। और हमेशा ठोस अवस्था, मतलब ठोस अवस्था में जो पदार्थ उपस्थित होगा उसका सक्रिय द्रव्यमान कितना होता था? हमेशा 1 इकाई होगा, ठीक सर। सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला हमने जो निकाला था वो कुछ ऐसा था, एक्टिव मास, ठीक है सर। सक्रिय द्रव्यमान होता था वेट अपॉन अणुभार जो होता था, और आयतन किस में सर? लीटर में होता था। ये अपन ने निकाला था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला भी अपन ने इसका डिराइव किया था, वो था सर, ये तो लीटर में था, अब इसको मिलीलीटर में भी लिखा था। एक्टिव मास इक्वल्स टू वेट इनटू, आप जानते हो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर होते थे। तो 1000 से क्या डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड वाला ऊपर चल जाता है, तो 1000 अपॉन अणुभार इंटू वी किस में आ जाएगा सर? मिलीलीटर में आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हम निकाल के आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। ये तो लीटर के हिसाब से और ये मिलीलीटर के हिसाब से। इसको ऊपर मैंने आपको निम्न उदाहरण करवा दिए थे, बड़े ही इजी उदाहरण थे। 2 सवाल अपन करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहा हूँ, ठीक सर। तो देखिए लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए सर क्वेश्चन, यदि, इधर से सेपरेट कर दो इसे, ठीक सर। ये तो अपना लेक्चर नंबर 4 का बता दिया था मैंने आपको, ठीक सर। अब इधर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि एथिल एल्कोहल, यदि एथिल एल्कोहल का घनत्व, का घनत्व 0.8 ग्राम पर ml हो तो C2H5OH, जो आपने लिखा ना सर ये एथिल एल्कोहल, इसका ही रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, का सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि C2H5OH का अणुभार 46 है। मैंने आपसे बोला था एग्जामिनर आपको 80% से ऊपर केसों में क्या करेगा, जो आपके पास सॉल्यूशन देगा ना उसका अणुभार वो खुद दे देगा, इसलिए आपको निकालने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी सर, ठीक। क्वेश्चन देखिए, यदि एथिल एल्कोहल का घनत्व, हमेशा ध्यान रखना भाई, घनत्व दिया है इस बार आपको। इस बार आपको ml में सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी रहती है ना सर, सॉल्यूशन में ml कितना ml दिया, ये 2 फॉर्मूले पढ़ का है। 2 क्वेश्चन आपने पढ़ा वो ml पे और लीटर में उस आधारित थे, तो आपने आसानी से कर दिया। सर अब घनत्व तो है ही नहीं इन फॉर्मूले में, घनत्व कैसे रखेंगे हम इसमें? तो बेटा शांति, ठीक सर। 0.8 ग्राम पर ml हो तो C2H5 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है अपन को, और C2H5 का उसने अपन को अणुभार दे रखा है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं भाई हल्के हाथों से। सॉल्यूशन देखो सर, क्या बड़ा ही इजी है, मजा आएगा देखते ही। 8वीं क्लास रिवाइज करा दूंगा भाई मजे मजे में, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हो एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिख देंगे अपन। एक्टिव मास बराबर, मतलब सक्रिय द्रव्यमान बराबर वेट इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू वी ml में। कोई दिक्कत है क्या भाई यहाँ तक? ये अपन ने क्या करा,
अपन ने भी कुछ नहीं करा, जो अपन फॉर्मूला जानते हैं हमेशा VML वाला फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना भाई, ठीक है। VML वाला फॉर्मूला अपन को पहले पुट करना है, ठीक। लीटर वाला तो जब करोगे जब आपको लीटर में क्वांटिटी दे रखी होगी, नहीं दे रखी हो तो ml वाला यूज़ करना भाई। एक्टिव मास बराबर वेट इंटू 1000 अपन अनुभार इंटू वी ml में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बात आती है सर यहाँ पर तो ना तो ml दे रखा है, अनुभार दे रखा है, 1000 रखा है, वी ml तो हमें नहीं दे रखा और वेट भी हमें नहीं दे रखा, तो सर करे क्या, हमें तो यहाँ पर मात्र और मात्र घनत्व दे रखा है। तो बेटा आप एक बात जानते हो क्या, घनत्व का फॉर्मूला कौन कौन जानता है भैया, घर पे ही हाथ खड़े कर लो। सर हम घनत्व का फॉर्मूला तो जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। सर हम 8वीं क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। क्या होता है बच्चा पार्टी, बताऊं क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप ढूंढो घनत्व आपको कहाँ दिख रहा है। वेट क्या होता है सर, वेट का मतलब तो द्रव्यमान होता है, वेट का मतलब भार होता है, तो वेट। और वी का मतलब क्या होता है सर, वी का मतलब आयतन होता है, वॉल्यूम जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से आपने घनत्व को अलग कर लिया सर, कोई दिक्कत आई क्या। वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है घनत्व। तो नया फॉर्मूला आ गया अपने पास निकल के भाई। सर क्या आया, देखो ना सर ये आया ना, एटॉमिक मास बराबर, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए बात, कोई दिक्कत नहीं है। वेट अपॉन वी क्या है आपका, घनत्व इंटू 1000 ऐसा का ऐसा अपॉन नीचे क्या बचा सर, सर अणुभार बचा ना। वाह यार इंटेलिजेंट हो गए क्या। वेट अपॉन वॉल्यूम घनत्व होता है इंटू 1000, नीचे बचा अणुभार। ऐसे आपको समझना पड़ेगा, ऐसे आपको हल्का फुल्का सा माइंड लगाना पड़ेगा भाई, रॉकेट साइंस नहीं है, केवल और केवल हल्का फुल्का सा माइंड अप्लाई करना है, ठीक है सर। घनत्व इंटू 1000 अपॉन अनुभार, वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दे। घनत्व की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय अनुभार कितना दे रखा है 46। कोई दिक्कत आई क्या भाई, यहाँ से नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब इसको सोल्व करें अपन, एटॉमिक मास किसका C2H5OH, ऐसे भी लिख सकते हो भाई आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपने वैल्यू करी, ये मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो एक जीरो को मैं काट दूंगा। इतना तो गणित सीखी होगी भाई, 10वीं पढ़ के आ गए, अगर नहीं सीखी तो भाई फिर तो भगवान भरोसे, ठीक है सर। एक पॉइंट हटाते हैं, एक पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक, तो एक जीरो को काट देते हैं, बचा क्या आपके पास। अब मैं यहाँ नीचे काट दूँ, 2 से मैंने 46, 2 की टेबल से मैंने 46 काटा है भाई 23 बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से मैंने 8 काटा है 4 बार, 2 के पहाड़े से काटा है 23 बार और ये 4 बार, तो क्या बचा 4/23 इंटू 100। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करा, 400/23 आ गया आंसर आपका आसानी से निकल के। आप जानते हो सक्रिय द्रव्यमान की इकाई लगाई जाती है आंसर के बाद, क्या होती है सर, सर हमें पता है ना मोल पर लीटर इसकी इकाई होती है, तो इसका ये आंसर हो जाता है। ऐसे आपको घनत्व वाले सवालों को सोल्व करना है भाई, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं है सर, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, हो गई बात क्लियर, ठीक है। चलो भाई चलते हैं आगे। देखो हेडिंग आ रही है नहीं, सक्रिय द्रव्यमान कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, उसको पर किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है वो अपन ने पूरे कर लिए, ml में कर लिया, लीटर में कर लिया और घनत्व के ऊपर कर लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई। अभिक्रिया की गति नया टॉपिक है भाई, अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग, जिसे आप बताते हो स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं, इंग्लिश में बोलें स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है सर, या फिर बोलें एक और नाम में रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है क्या बच्चा,
अभिक्रिया की गति न्यूटोपिक है या अभिक्रिया का वेग, दोनों में से किस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मॉल आर से इंडिकेट इसे किया जाता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंग्लिश में से बोला जाता है। तो लिखिए भाई, सबसे पहले हम अभिक्रिया की गति की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो भाई, क्रियाकारक पदार्थों की मोल प्रति लीटर ब्रैकेट में लिखना भाई सांद्रता में वह संख्या जो इकाई समय में क्रियाफलों मतलब प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाती है अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अभिक्रिया का वेग को अंडरलाइन कर लो, अभिक्रिया की गति को अंडरलाइन कर लो, और यहाँ पर आप अंडरलाइन करना पदार्थों की मोल प्रति लीटर सांद्रता में। ठीक सर। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले वो देखिए। अभिक्रिया की गति पढ़ रहे हैं। क्रियाकारक पदार्थ जो होता है, आप जानते हो क्रियाकारक से ही आपको क्रियाफल मिलते हैं। क्रियाकारक पदार्थों की संख्या किसमें होगी, मोल प्रति लीटर। किसमें, ध्यान रखना भाई, मोल प्रति लीटर में अगर संख्या हुई उसको आप सांद्रता भी बोलते हो। सांद्रता को इंग्लिश में बोले तो कंसंट्रेशन। ठीक सर। क्रियाकारक पदार्थों की मोल प्रति लीटर सांद्रता में वह संख्या जो इकाई समय में क्रियाफलों में परिवर्तित हो जाती है अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक सर। स्टार पॉइंट, पहला स्टार पॉइंट इसके नीचे। अब इसकी भी तो इकाई वगैरह लिखना पड़ेगी ना सर। देखिए इकाई क्या होती है। अभिक्रिया के वेग की विमा, अभिक्रिया के वेग की विमा होती है भाई सांद्रता बटे समय। ठीक सर। अभिक्रिया की वेग की इकाई ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी विमा पता होना चाहिए। क्या होती है भाई, हमेशा ध्यान रखना, वेग की विमा क्या होती है, सांद्रता बटे समय। मत इधर बोल रखा है ऊपर आपसे, पदार्थों की सांद्रता में वह संख्या जो इकाई समय में, मतलब जितनी क्वांटिटी, जितनी सांद्रता होगी अभिकारकों की और कितने समय में वो अभिकारकों से क्रियाफल आपको मिल रहा है, तो इनकी क्वांटिटी ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की गति कहलाती है। तो इसकी विमा हो गई। तो आप जानते हो वेग बराबर क्या हो गया, सांद्रता बटे समय। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, दोबारा अपन ने इसको लिखा। अब आप जानते हो आपको वेग की विमा अभिक्रिया के वेग की इकाई निकालने के लिए आपको इन दोनों का सहारा चाहिए। आप जानते हो सांद्रता की इकाई क्या होती है सर, जानते हो ना सर, मोल बटे लीटर। आप पढ़ का है अभी प्रीवियस में ही, क्या पढ़ का है सर, मोल बटे लीटर पढ़ का है। किसका, सक्रिय द्रव्यमान आपकी सांद्रता कहलाती थी, और सक्रिय द्रव्यमान को आपको डब्बे में लिखना पड़ता था, और डब्बा क्या होता था आपका, सांद्रता होती थी। सांद्रता की इकाई हमेशा होती है मोल बटे लीटर, और समय की क्या होती है, सेकंड। कोई दिक्कत है क्या, मैंने क्या करा, सांद्रता को मोल बटे लीटर लिखा। ठीक है, और समय भी बटे में है, तो समय की क्या इकाई होती है, सेकंड, सब जानते हैं। तो मोल बटे लीटर इंटू सेकेंड। अब मुझे बटे में नहीं लिखना, हमेशा ध्यान रखना जो इकाई आप लिखोगे, क्या सर, जो आप, चलो यहाँ तो अपन ने लिख देते हैं सांद्रता बटे समय, मतलब सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल बटे लीटर, समय की क्या होती है, सेकेंड। ठीक है सर, ये बटे में है, मैं नीचे लिख देता हूँ अच्छी तरह, मोल बटे
ठीक है सर, लीटर। ठीक सर, मोल बटे लीटर। समय की, ये तो सांद्रता की लिखी, समय का नीचे है तो समय का नीचे क्या होता है सर, समय का सेकंड होता है। यह भी अपन ने क्या लिखा, विमा को डिवाइड करा इकाइयों में। ठीक है सर, वेग की अपन ने क्या लिखा, सांद्रता बटे समय। सांद्रता होती है मोल बटे लीटर, समय को आप सेकंड में नापते हो। ठीक, इसके आगे क्या होगा वो देखना भाई। स्टार पॉइंट सेकंड वाला, इसकी इकाई, इसकी इकाई, किसकी इकाई, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या हुई भाई, आप जानते हो अभी अपन क्या लिख कर आए थे, वेग बराबर, वेग की इकाई मतलब क्या लिख कर आए थे, दोबारा बता रहा हूँ, सांद्रता अपॉन समय। ठीक सर, सांद्रता की आप क्या पढ़ के आए हो, मोल बटे लीटर पढ़ के आए हो भाई, सांद्रता की मोल बटे लीटर। और समय की क्या होती है सर, समय को आप सेकंड में नापते हो इकाई। ठीक सर, ये हो गया। अब फाइनल इकाई क्या आएगी भाई, वेग की फाइनल इकाई क्या आई, हमेशा ध्यान रखना इकाई आपको बटे में नहीं लिखना है, इकाई आपको सिंपल लाइन में लिखना है। ठीक सर, ऊपर क्या है मोल, ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। इस लीटर को ऊपर ले जाओ, लीटर यहाँ पर किसका है, कुछ नहीं है, तो ऊपर प्लस है, माइनस होता तो लिखा रहता। ठीक है, लीटर को आप जैसे नीचे प्लस का है, जैसे आप ऊपर लेके जाओगे लीटर, ये प्लस का 1 है, कुछ भी नहीं है तो प्लस का है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो लीटर है, प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड भी नीचे क्या है, +1 का, तो सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड भी किसका आ जाएगा, इनवर्स का। तो यह आपके अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि अभिक्रिया की वेग की इकाई को ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखकर यहाँ पर बताना होगा। ठीक है सर, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इकाई लिखनी पड़ती है, तो इकाई को आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन करेंगे अभिक्रिया की गति का ग्राफीय निरूपण। भाई बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक सर, स्टार पॉइंट लगा लेना एक और, ग्राफीय निरूपण मतलब ग्राफ के आधार पर हम समझेंगे कि अभिक्रिया की गति पर अभिक्रिया होने के दौरान क्या बदलाव, क्या चेंजेस आते हैं। लिखें भाई, देखते हैं क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, लिखिए। सबसे पहले एक डायग्राम बनाना, ग्राफ बना रहे हैं अपन एक। ठीक है, आप जानते हो इस वाले को आप क्या मानते हो, वाई एक्सिस लेते हैं अपन इसे। ठीक है सर, और इधर एक्स एक्सिस होता है, कोई दिक्कत है क्या भाई, वाई इधर लेते हैं और एक्स अक्ष अपन इधर लेते हैं। यहाँ पर आप ये जो वाई अक्ष है इस पे आप लोगे सांद्रता, सांद्रता इधर वाई अक्ष पे जाएगी, उस समय टी एक्स अक्ष पर रहेगा। ध्यान रखना भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना। वाई अक्ष एक्स अक्ष लिया, एक्स अक्ष पे समय लेगो और आप सांद्रता लोगे वाई अक्ष पे। ठीक है सर, एक वक्र आप बनाओगे इस तरीके से, एक वक्र बनेगा इस तरीके से जो बताएगा आपका क्रियाफल को प्रदर्शित करेगा, ये वाला वक्र। कोई दिक्कत है क्या, और एक वक्र आप बनाओगे इस तरीके से जो बताएगा आपका क्रियाकारक के वक्र को। ये क्रियाकारक के वक्र को बता रहा है ये वक्र, और ये क्रियाफल को प्रदर्शित कर रहा है ये वाला वक्र। अब अपन ने वक्र तो बना लिया, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसको कैसे समझेंगे, है बड़ा इजी, मजा आएगा, देखना भाई। ठीक है, समझते हैं भाई। इस अभिक्रिया के जो वक्र है इसका ग्राफीय निरूपण अपन कर रहे हैं, इसको इसकी क्या रामकथा है वो अपन पूरी यहाँ पर लिखेंगे। लिखिए भाई, नीचे से इधर, चलो इधर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। LMA, LMA तो जानते हो ना भाई, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, आप अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हो। LMA के अनुसार, LMA के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग
अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिकारकों की सांद्रता में कमी आने लगती है फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में भी कमी आने लगती है। ठीक सर, सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ो भाई। लैंग्वेज समझना बड़ी इजी है। आप जानते हो LMA द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया की स्पीड होता है, जो भी अभिक्रिया के ऊपर जो पूरा निर्भर होता है, वो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। आप जानते हो ना सर, यहाँ लिख दूं मैं, A+B C+D आपको दे रहे हैं। आप जानते हो लेफ्ट हैंड साइड पे क्रियाकारक होते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं तभी आपको क्रियाफल मिलता है। तो अगर क्रियाकारक ही कमज़ोर होगा तो क्रियाफल भी कमज़ोर बनेगा। अगर ये पावरफुल होगा तो क्रियाफल भी बिल्कुल प्रचुर मात्रा में पावरफुल बनेगा। तो कहने का यही मतलब है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब उनकी जो मात्रा है उस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता में कमी आने लग जाती है। सर ये अभिकारकों की सांद्रता में कमी क्यों आ रही है? तो बेटा आप जानते हो ना, A और B आपस में रिएक्शन करेंगे तभी तो C और D बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना A और B आपने मान लो 2 मोल लिए, A और B के आपने 2 मोल लिए, 2 मोल इसकी क्वांटिटी ली, तो ऐसा तो नहीं है ना ये 2 मोल बचे रहेंगे एंड तक ही और इन 2 मोलों का यहाँ पर निर्माण हो गया। ऐसा तो नहीं है ना भाई, आपको घर वालों ने 10 रुपये दिए और आपने उसकी कुछ चीज़ खरीदी तो बाद में भी आपके पास 10 रुपये बचे हुए रहेंगे। बेटा 10 में से कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ना, तो उसमें कमी आएगी जभी तो आपको नई चीज़ मिलेगी। तो वही बात है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिकारकों की सांद्रता में तो क्या आती है, कमी आने लगती है। फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में भी कमी आने लगती है। ठीक सर, ये तो अपन ने बताया पहला स्टेप। ठीक है सर, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है, जो रेट है वो प्लस होगी या माइनस होगी dc/dt। ये फॉर्मूला होता है अभिक्रिया के वेग का ग्राफी निरूपण में। स्मॉल r अभिक्रिया का वेग बराबर या तो प्लस का मतलब बढ़ना, माइनस का मतलब घटना, दोनों में से कुछ भी घटनाएं हो सकती हो। कब होगी, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। स्मॉल dc/स्मॉल dt, dc/dt होता है। ये क्या होता है, इसका मीनिंग भी आपको लिखवा दिया जाएगा। पहले पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक सर, लिखिए दूसरा पैराग्राफ। पहले से पहले दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। आर ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है सर, अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, -dc/dt पहला फॉर्मूला। आर ऑफ बैकवर्ड मतलब प्रतीप अभिक्रिया का वेग प्लस dc/dt। कोई दिक्कत है क्या भाई? सर इन दोनों को समझाओ ना सर, ये क्या लिखा, लिख लो भाई, समझ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बुरा थोड़ी मानूंगा भाई मैं, पूछना आपका हक है तो लिखिए भाई। ऋणात्मक चिन्ह
ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि अभिक्रिया होने पर क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आ रही है तो धनात्मक चिन्ह बता रहा है कि क्रियाफलों, मतलब जो प्रोडक्ट है, क्रियाफलों या उत्पादों, दूसरा नाम भी लिख लो भाई, या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ये हो गया भाई आपका पूरा ग्राफी निरूपण। शुरू से समझते हैं भाई, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो देखो सर, ग्राफी निरूपण पढ़ रहे हैं अभिक्रिया का वेग का। एक ग्राफ, सबसे पहले लैंग्वेज समझना, फिर आपको ग्राफ समझाऊंगा मैं। चलो पहले ग्राफ देख लो भाई। अपन ने एक ग्राफ बनाया भाई, वाई एक्सिस पे सांद्रता ली, एक्स एक्सिस पे अपन ने समय टी लिया। पहला अपन ने लिया क्रियाकारक का ग्राफ, जो पहले अधिक था लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ घटने लग गया भाई। पहले मात्रा देखो टॉप पर थी, फिर धीरे धीरे देखा समय जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे क्रियाकारक का ग्राफ तो घट रहा है, बेचारा परेशान है। वो क्रियाफल को देखो भाई, पहले 0 पे था लेकिन 0 पे होने के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे क्रियाफल का वक्र जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एलएमए के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है सर, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता में कमी आने लगती है। आया ग्राफ में समझ में, अभिकारकों की सांद्रता में कमी आने लगती है। अभिकारक पहले टॉप पर थे, फिर धीरे धीरे बॉटम पर आ गए, मतलब अभिकारक खत्म हो रहा है और उत्पाद नया बन रहा है। तो अभिकारक जब भी कम होंगे जब भी तो उत्पाद नया बनेगा भाई, ठीक है ना। अभिकारक की सांद्रता में कमी आने लगती है, फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में भी कमी आने लगती है। ठीक है सर, क्रियाकारक का समझ लिया, ऐसे ही क्रियाफल का बढ़ता है। और इसका ग्राफी निरूपण का फॉर्मूला होता है R बराबर प्लस माइनस dc/dt। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये लागू कैसे होगा क्रियाकारक और क्रियाफल पर। अब देखो सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब अभिक्रिया आगे बढ़ी। अभिक्रिया अगर आगे बढ़ी तो आप जानते हो क्रियाकारक तो खत्म होता जाएगा और क्रियाफल बनता जाएगा। जैसे समझाने के तौर पर a+b और ये c+d, एक ही रिएक्शन बताता हूँ आपको बार बार भाई। a+b आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में मिश्रित होकर ये इनकी पावर जो है वो कम होती जाएगी और जो नया पदार्थ है वो बनता जाएगा। तो ये बढ़ते जाएंगे घटते जाएंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे dc/dt की वैल्यू क्या होगी, माइनस, मतलब कमी आ रही है। और बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड में क्या है सर, ये बैकवर्ड चलेगी। ठीक है सर, बैकवर्ड में क्या है, उत्पाद है, तो बैकवर्ड की क्या होगी, मात्रा बढ़ती, इसकी तो कम होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती को प्लस dc/dt। इसके ऊपर लैंग्वेज भी लिखी हमने, वो लैंग्वेज भी देखो भाई। ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि अभिक्रिया होने पर क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आ रही है, बिल्कुल पता लग गया। माइनस अपन को कमी बताता है तो क्रियाकारक की मात्रा कम हो रही है। और धनात्मक चिन्ह बता रहा है कि क्रियाफल जो उत्पाद आपके पास बने हैं उनकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ये अपना ग्राफी निरूपण भी हुआ कंप्लीट। इसी के साथ आज का लेक्चर बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।